Right, so we shall be starting with now rating migration, है ना? देखो रेटिंग माइग्रेशन में क्या है, मैं रफ आइडिया बताऊं कि कोई एक बैंक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैंक को ही लेके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही लेके बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने लिए जो पोर्टफोलियो बनाता है, उसका पोर्टफोलियो क्या होगा, जो मार्केट में उसने लोन्स दिया। और हम लोगों ने कई बार इस बात को पढ़ा कि आप जब लोन दे रहे होते हैं तो उस समय फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और होता है, और टाइम बीतने के साथ फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करता है। वो बेहतर की ओर भी जा सकता है या फिर उसमें डाउनफॉल भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ईदर साइड चीजें होती है। तो आप जब अपने क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से पोर्टफोलियो को कैटेगराइज करते हैं, तो टाइम टू टाइम जो भी आपके बैलेंस शीट में, जो भी आपके बुक्स में बोरोवर्स हैं जिनको आपने लोन दिया है, उनके क्रेडिट रेटिंग का रिव्यू करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कीप्स ऑन चेंजिंग, द रेटिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक, राइट? तो उसी को हम लोग कहते हैं रेटिंग माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया? एक रेटिंग से दूसरे रेटिंग में जाना, एक रेटिंग से दूसरे रेटिंग में जाना। अब वो रेटिंग ऊपर का भी हो सकता है और वो रेटिंग नीचे का भी हो सकता है। तो अगर वो ऊपर की ओर जाएगा, अगर ऊपर की ओर रेटिंग गया, तो ये क्या शो करेगा? ये इस चीज को शो करेगा कि आपके बैंक में या आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट। क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क कम हो रहा है, राइट? वहीं दूसरी ओर अगर वो नीचे की ओर आ रहा है, वो जो रेटिंग माइग्रेशन है वो लोअर लेवल्स पे जा रहा है, तो ये क्या शो करेगा कि डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो क्रेडिट माइग्रेशन या रेटिंग माइग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियो को एनालाइज करने में। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेटिंग माइग्रेशन rechange in the rating is change in the rating of a borrower over a period of time when rated on the same standard on model। क्लियर है? यही मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। For example, say a borrower Messrs XYZ Limited is rated as B plus based on its position as on 31st March 2002. The same company is again rated as on 31st March 2003. Passed on its position, sorry, पास नहीं होगा, बेस्ड होगा। वो P उल्टा हो गया, बेस्ड हो जाएगा। Based on its position as on that day, its rating based on the same model, say क्या लिख रहा है, comes to B, ठीक है? Then we say that the rating of the account has migrated from B plus to B over 1 year period। B plus to B, तो रेटिंग क्या हो गया? डाउनग्रेड किया या अपग्रेड किया? डाउनग्रेड किया। तो आपका पोर्टफोलियो क्या हो गया? डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाएगा या क्रेडिट रिस्क बढ़ जाएगा, राइट? तो इसीलिए जरूरी है कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करे, एक पीरियोडिक बेसिस पे रेटिंग का रिव्यू करवाए। रेटिंग को क्या करवाए? रिव्यू करवाए। और रेटिंग रिव्यू बहुत जरूरी है कि वो रिनाउंड और जो एक्सपर्ट कंपनीज होती है जिसका काम ही है कि रेट करना, उसके सहारे करवाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। As in case of rating of borrower, rating migration of a single account also does not convey much. It becomes useful when migration of a large number of accounts of similar rating is
Observe, say we have 100 A-rated borrowers as on 31st March 2002. When these accounts are rated again as on 31st March 2003, that is after 1 year, typically we may find new ratings as given below. ठीक है, अब क्या कह रहा है? लास्ट रेटिंग, नंबर ऑफ अकाउंट्स, पोर्टफोलियो कह रहा है, अब प्रेजेंट रेटिंग, ठीक है, लास्ट रेटिंग भी दे रहा है, नंबर ऑफ अकाउंट्स दे रहा है, ए डबल प्लस ए बी बी सी और डिफॉल्ट। क्लियर है? अब किसी को ये थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इलैबोरेट किया है। क्या कह रहा है कि अगर लास्ट रेटिंग मान लो ए है, टोटल अकाउंट 100 है, ठीक है, तो प्रेजेंट रेटिंग क्या हो गया? ए डबल प्लस में ये इस तरीके से हो गया। अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये जो 100 अकाउंट है, ये आप समझिए 100 अकाउंट है, यानी कि 100 अकाउंट वाले जितने भी लोग हैं सबका रेटिंग कितना है? ए। अब उसमें से रेटिंग माइग्रेशन हुआ। क्या रेटिंग माइग्रेशन हुआ? 100 में से एक चला गया ए रेटिंग वाला ए डबल प्लस में, एक चला गया ए प्लस में, 79 रह गया ए में। 79 कंपनीज की रेटिंग अनचेंज हो गई, 2 कंपनी की रेटिंग इंप्रूव कर गई। 2 कंपनी की रेटिंग क्या हो गई? इंप्रूव कर गई। तो टोटल 100 में से 81, यानी कि 79 हैज रिमेन अनचेंज और एक इंप्रूव कर गया, मतलब अभी से बहुत अच्छा हो गया और एक अच्छा हो गया। ठीक है, यानी कि 81 कंपनीज निकल गई, 10 कंपनी बी में चली गई, बी प्लस होना चाहिए वहां पे, बी दोनों में लिखा, 10 में भी बी लिखा है और 4 में भी बी लिखा, तो एक में बी प्लस होना चाहिए और एक में बी होना चाहिए। यानी कि ए के बाद जितनी भी रेटिंग्स है सब क्या कर गया? डाउनग्रेड कर गया, और 2 तो डिफॉल्ट हो गया। 2 क्या हो गया? डिफॉल्ट। तो अब आप देखिए टोटल जो रेटिंग बिगड़ी वो कितनी है? 10 4 14, 14 और 3 17 और 2 19, 17 और 2 19। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। This migration table implies that A-rated borrowers would have 2% default probability. Clear है? आगे बढ़े हम लोग। कह रहे हैं this is based on 1 year data only. When this observation is collated over a number of years, we would have a fairly accurate estimate of default probability. Clear है? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए डिफॉल्ट जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप अचानक से बदलाव होता हुआ नहीं देखेंगे। बदलाव ओवर टाइम फ्रेम होगा, और वो टाइम फ्रेम 2 3 4 5 साल तक आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ए रेटिंग वाली कंपनी जो बोरोवर्स है उनके बैलेंस शीट में क्या प्रोबेबल चेंजेस आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस माइग्रेशन पैटर्न ऑफ ए रेटेड बोरोवर्स शुड आल्सो कंपेयर वेल with standard migration patterns published by rating agencies. This means that if usually A-rated borrowers show 0.2% default probability in terms of a standard migration pattern observed and rating migration as per the model records 2% default for A category borrowers, then regulatory authorities, rating agencies and market will assume a lower rating for all borrowers rated A. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? जो स्टैंडर्ड से जब आप कंपेयर कर रहे थे तो स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई मेरे पास 0.2% का डिफॉल्ट, क्या है? 0.2%। अब पहले क्या था? पहले जो था ये डिफॉल्ट 0% था। जब हम लोन एडवांस कर रहे थे तो सारे ए कैटेगरी का हमने लोन दिया, वहां पे कोई डिफॉल्ट नहीं था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिफॉल्ट परसेंटेज हुआ 2%, 3%, 4% भी हो सकता है। तो जब ए कैटेगरी वाले बोरोवर्स से भी डिफॉल्ट चांसेस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डिफॉल्ट का कॉस्ट प्राइसिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? डिफॉल्ट का कॉस्ट प्राइसिंग करेंगे। तो जब उसको प्राइसिंग करेंगे तो अब मेरा जो डिफॉल्ट होगा, जो बोरोवर्स की लिस्ट हम बनाएंगे उसमें ए कैटेगरी वाले को भी हम डिफॉल्ट लिस्ट में रखेंगे और क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ लेंडिंग
बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे the rating equivalent would be considered say B plus if default probability, यही है ना? वही तो है। देन रेगुलेट A model 2% default for A category borrowers. Then can a regulatory authorities, rating agencies and market will assume a lower rating for all borrowers rated A. यहाँ तक तो पढ़ी लिखे थे। Under that model, the rating equivalent would be considered say B plus if default probability of B plus rated borrowers happen to be 2% in terms of standard rating models. This is known as mapping with market standard. This is known as mapping with market standards. अब market standard के साथ मैप करने का मतलब भी बड़ा क्लियर है। मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ मैप करने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम अपने बोरोवर्स को कैटेगराइज करेंगे, उसको रीएडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रीएडजस्ट। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफॉल्ट रिस्क को बढ़ाएंगे या डिफॉल्ट रिस्क को घटाएंगे। और हम जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में उसको प्राइसिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी बैंक अपने घर से नुकसान सहेगा नहीं। वो बोरोवर्स की कैटेगरी और पेइंग कैपेसिटी और बिहेवियर के हिसाब से उनको प्राइसिंग करेगा। ठीक है, जहां पे रिस्क ज्यादा होगा, जहां पे पहले रिस्क नहीं था अब रिस्क बढ़ गया, वहां पे पहले से ज्यादा महंगा कर्ज मिलेगा, लेंडिंग होगा। जहां पे रिस्क पहले था लेकिन अब कम हो गया, वहां पे जो लेंडिंग होगा वो पहले से कम रेट पे होगा। तो इसी को कहते हैं मैप करना। क्या करना? मैपिंग ऑफ पोर्टफोलियो, मैपिंग ऑफ बोरोवर्स अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। Acceptability of a rating model is an issue with regulatory authorities, rating agencies and other market watchdogs and is tested based on 2 counts. ठीक है, मॉडल जो है वो जिस आधार पे आप रेट करते हैं, रेटिंग मॉडल, उसका आधार क्या है? एक्सेप्टेंस का 2। पहला आधार क्या है? whether relevant factors that is risk drivers have been taken into account in the model covering standard rating factors in the areas of management, financials, past conduct, business related issues, industry etc. ठीक है, मतलब हम अगर मॉडल को बना रहे हैं तो मॉडल बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए। मॉडल ऐसा होना चाहिए जो हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ, मार्केट से जुड़ा हुआ, बिहेवियर से जुड़ा हुआ सारे रिस्क फैक्टर्स को अपने में शामिल करता है या नहीं करता। सारे को तो शामिल करना पॉसिबल नहीं है, मेजॉरिटी को भी अगर शामिल कर लेता है तो हम लोग उस मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? वेदर रेटिंग माइग्रेशन डेवलप बेस्ड ऑन द मॉडल मैप्स fairly with market standards, that is rating migration pattern published by rating agencies. Clear है? अगर ये दोनों मतलब हो रहा है तो हम लोग रेटिंग मॉडल को सही मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Many of the international banks have adopted credit risk models. बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स ने किसको अडॉप्ट किया है? क्रेडिट रिस्क मॉडल को, CRM जिसको हम लोग कहते हैं, फॉर evaluation of credit portfolio. The credit risk models offer banks framework for examining credit risk exposures across geographical locations. अब ध्यान दीजिएगा, across geographical locations, यानी कि आप जो क्रेडिट रिस्क दे रहे हैं वो कंसंट्रेशन रिस्क क्या है उसका। ठीक है, कंसंट्रेशन रिस्क कहने का मतलब एक तो कंसंट्रेशन हो गया एसेट वाइज कंसंट्रेशन, और दूसरा हो गया ज्योग्राफी वाइज कंसंट्रेशन। ज्योग्राफी वाइज कंसंट्रेशन का मतलब कि आप किस एरियाज में लोन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे geographical location and product lines in a timely manner, centralizing data and analyzing
marginal and absolute contributions to risk. The models also provide estimates of credit risk which reflect individual portfolio composition. A few of them are as follows. ये सब इतना आता नहीं है. जेपी मॉर्गन हैज डेवलप्ड. ये एक इंपॉर्टेंट है जेपी मॉर्गन वाला. जेपी मॉर्गन, क्रेडिट स्विस, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, शायद आपने नाम सुना होगा. ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, जेपी मॉर्गन वाले को और किसको, क्रेडिट स्विस वाले को. चलिए, to start with JP Morgan. JP Morgan has developed a portfolio model. कौन सा मॉडल? पोर्टफोलियो मॉडल. क्रेडिट मेट्रिक्स फॉर इवैल्यूएटिंग क्रेडिट रिस्क. ठीक है, नाम क्या दिया इसने? क्रेडिट मैट्रिक्स. क्या नाम दिया? क्रेडिट मैट्रिक्स. किसके द्वारा दिया गया? जेपी मॉर्गन के द्वारा. ठीक है, आगे. द मॉडल बेसिकली फोकसेस ऑन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है. द मॉडल बेसिकली फोकसेस ऑन एस्टिमेटिंग द वोलेटिलिटी इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. ठीक है, एसेट के वैल्यू में, जो आपके पोर्टफोलियो में एसेट है, उस एसेट पे वोलेटिलिटी कितनी है, उतार चढ़ाव कितना है, caused by variations in the quality of assets. ठीक है, caused by variations in the quality of assets. अभी quality of assets का मतलब क्या? वही जो अभी हम लोगों ने इसके ठीक पहले पढ़ा. क्या? रेटिंग माइग्रेशन. रेटिंग माइग्रेट करेगा तो क्वालिटी ऑफ एसेट भी क्या होगा? चेंज करेगा ना. तो क्वालिटी ऑफ एसेट जब चेंज करेगा तो पोर्टफोलियो में वैल्यू ऑफ एसेट्स भी वॉलेटाइल होगा. क्या होगा? वॉलेटाइल होगा, या तो ऊपर या तो नीचे. अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो में होगी वो नेट इफेक्ट शो करता है. क्या शो करता है? नेट इफेक्ट. नेट इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर रेटिंग माइग्रेशन नीचे की ओर ज्यादा है, ऊपर की ओर कम है, तो वोलेटिलिटी जो पोर्टफोलियो में होगी वो स्वाभाविक है किधर होगी? नीचे की ओर होगी. Yes or no? ठीक है, आगे. The volatility is computed by tracking the probability that the borrower might migrate from one rating category to another, downgrade or upgrade. यही मैंने बताया, downgrade or upgrade. आगे. Thus, the value of loans can change over time, reflecting migration of the borrowers to a different risk grade. ठीक है, अगर वो different risk grade में चला गया तो क्या हो गया? जो लोन्स का वैल्यू है जो उसने दिया, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा. और एक बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पोर्टफोलियो क्या है? लोन पोर्टफोलियो ही होता है. तो उस लोन पोर्टफोलियो के वैल्यू में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा. ठीक है, आगे. The model can be used for promoting transparency in credit risk, establishing benchmark का मतलब standard for credit risk measurement, and estimating economic capital for credit risk under RAROC framework. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखिए क्रेडिट स्विस क्या कह रहा है. क्रेडिट स्विस developed a statistical method for measuring and accounting for credit risk, which is known as credit risk plus. ठीक है, क्रेडिट रिस्क प्लस को डेवलप किसने किया? क्रेडिट स्विस ने किया. और क्रेडिट मैट्रिक्स को डेवलप किसने किया? जेपी मॉर्गन ने किया. और ये क्रेडिट रिस्क प्लस जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है. कौन सा मेथड है? स्टैटिस्टिकल मेथड है. आगे बढ़ते हैं. द मॉडल इज बेस्ड ऑन actuarial calculation of expected default rates and unexpected losses from default. Clear एकदम? आगे बढ़ते हैं. Bank should have a comprehensive risk scoring. क्या रहा है इसमें? Bank should have a comprehensive risk scoring, यानी कि rating system that serves as a single point indicator of diverse risk factor of a borrower, counterparty,
and for taking credit decisions in a consistent manner. क्या कह रहा है, दोबारा से लाइन को पढ़िएगा। बैंक्स के पास क्या होना चाहिए, एक डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल रिस्क रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। रिस्क रेटिंग सिस्टम कि भाई मेरा जो बोरोवर है, हम जो बोरोवर्स को पैसा देंगे, उधारी देंगे, उसको हमको रेट करना पड़ेगा और उस रेटिंग के हिसाब से रिस्क को देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम रेटिंग चेंज करेगा, रेटिंग चेंज करने से रिस्क भी चेंज करेगा। तो मेरे पास अगर मैं बैंक हूं तो एक बड़ा डिटेल्ड रेटिंग यानी कि रिस्क रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। दैट सर्व्स, जिसका काम क्या है, दैट सर्व्स अ सिंगल पॉइंट इंडिकेटर, मतलब उस एक ही सिस्टम से, एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से, एक ही रेटिंग से, एक ही स्कोर से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि बैंक को रिस्क कितना है, बैंक को रिस्क कितना है। हम मुझे बार बार हर एक इंडिकेटर देखने की जरूरत ना पड़े। आगे कह रहा है a substantial degree of standardization is required in ratings across borrowers. The risk rating system should be designed to reveal the overall risk of lending. Clear है? कॉमा, उसके बाद कह रहा है critical input for setting pricing and non-price terms of loans as also present meaningful information for review and management of loan portfolio. The risk rating in short, अब देखिए क्या कह रहा है, the risk rating in short should reflect the underlying credit risk of the loan book. Clear है? आगे, the rating exercise should also facilitate the credit granting authorities some comfort in its knowledge of loan quality at any moment of time. ठीक है, किसी भी पल, अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो रेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए, जो अथॉरिटीज होनी चाहिए, उसके पास हर पल का रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि किसी भी पल वो जानना चाहे कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो लोन पोर्टफोलियो है, उसमें रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो वो केवल उस एक इंडिकेटर को देख के या रिस्क रेटिंग जो सिस्टम है, उस सिस्टम के सहारे वो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन ये सब चीज थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है नहीं कि हम लोग वैसे रिस्क रेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर पाए, वो कर पाना पॉसिबल है नहीं। आगे कह रहा है द रिस्क रेटिंग सिस्टम शुड बी ड्रॉन अप इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर इनकॉर्पोरेटिंग इंटर एरिया। किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, देखिए अगर आप रिस्क रेटिंग सिस्टम को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको बनाने में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। कह रहा है सबसे पहला फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोजेक्शंस एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट रिस्क। क्लियर है? इतने सारे चीजों को, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट रिस्क और क्या, सेंसिटिविटी होना चाहिए और फाइनेंशियल एनालिसिस होना चाहिए। आगे कह रहा है द बैंक्स में यूज फाइनेंशियल रेशियोज and operational parameters as also qualitative aspects of management and industry characteristics. ठीक है, यानी कि हर वो चीज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम लोग एक बेहतर और सटीक रिस्क रेटिंग सिस्टम को बना पाए, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो, प्रोजेक्शंस हो, सेंसिटिविटी हो, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख सकते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज को यूज कर सकते हैं, ऑपरेशनल पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। इन सब के सहारे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग एक बहुत सटीक और सही रिस्क रेटिंग सिस्टम को डेवलप कर पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Some techniques that are useful for managing credit exposures. इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्रेडिट रिस्क फंक्शन है, क्रेडिट रिस्क फंक्शन।
क्या कह रहा है क्रेडिट रिस्क फंक्शन? एन इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन इज डिस्कस्ड इन चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो थर्ड लाइन से, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डेवलपमेंट may be included in the risk oversight function or in larger organization as a separate function. Clear है? क्या कह रहा है? जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पर आप ये पाएंगे कि वहां पर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को एक अलग फंक्शन के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। उसको बाकी सारे फिनेंस फंक्शन से में ही मिला दिया जाए, ये उचित नहीं होगा। मॉडर्न ट्रेंड ये बन रहा है कि जितनी भी लेंडिंग कंपनीज है, जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है, जिनका काम है लेना उधार और देना उधार, वो क्या कोशिश करती हैं कि वो एक क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करके एक अलग डिवीजन बनाती है, और उन डिवीजन का काम ही है कि क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करे और उसको मैनेज करे। क्या करे? उसको एनालाइज करे और मैनेज करे। ठीक है, आगे। द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर शुड इंक्लूड, द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर शुड इंक्लूड। क्रेडिट एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया? हमने उधार दे दिया, देने वाले नहीं है, हमने उधार ऑलरेडी दे दिया। एक्सपोजर का मतलब क्या? जब हमने वो काम कर दिया। तो जब आपने क्रेडिट एक्सपोजर ले ही लिया, तो अब उस क्रेडिट एक्सपोजर से जुड़ा हुआ रिस्क को आप कैसे मैनेज करेंगे, उसमें क्या क्या शामिल होगा? देखिए लाइन वही कह रही है, द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर शुड इंक्लूड सेटिंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट एक्सपोजर। ठीक है, सेटिंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट एक्सपोजर। डेमो के लिए नहीं आया तो बोलिए, वेट करेंगे, हमारे लीजिए 10 मिनट। इसमें क्या क्या शामिल होगा? सेटिंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट्स। सुनना ध्यान से, लिमिट को तय करना कि आप अगर उधारी दे रहे हैं तो कितना उधारी देंगे, क्योंकि हर एक संस्था की अपनी एक क्षमता होती है ना, आप उस क्षमता को क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप अगर आप बिना सोचे समझे क्रेडिट एक्सपोजर लेंगे तो क्या होगा? रिस्क तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो इसलिए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या है कि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर के लिए लिमिट तय कीजिए कि हम 10,000 करोड़ का लोन देंगे, 15,000 करोड़ का लोन देंगे, फिक्स द लिमिट। ठीक है, ताकि हमने क्रेडिट एक्सपोजर तो लेना है क्योंकि धंधाई वही है, लेकिन उतना ही ले जितना हम सह सकें। तो लिमिट को तय करना, एंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एक्सपोजर्स अगेंस्ट लिमिट्स ऑन एन एग्रीगेट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। लीगली एनफोर्सेबल बेसिस, लीगली एनफोर्सेबल बेसिस। ठीक है, आगे। कोलैटरल एंड अदर क्रेडिट एनहांसमेंट टेक्निक्स। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कोलैटरल एंड अदर collateral and other credit enhancement techniques also belong within the risk management function. समझ गए? अगर आप किसी को लोन देते हैं तो आप कोलैटरल लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं ना। आपने जब हम लोग ये क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट कि भाई हम अगले को लोन दे रहे हैं, ये रॉन्ग नंबर 27 आया मेरे पास, तुमको लोन चाहिए, हम इसको, मेरा काम ही है लोन देना, लेकिन हम अपने क्रेडिट एक्सपोजर को, जैसे ही हम इसको लोन दे देंगे तो मेरा क्या हो गया? क्रेडिट एक्सपोजर हो गया। तो सबसे पहले तो हम अपने लिए लिमिट तय करेंगे कि हमको देना कितना है, और दूसरा हम ये तय करेंगे कि भाई हम इसको दे तो रहे हैं लेकिन हम इससे क्या कोलैटरल ले रहे हैं, क्या हमको कोई कोलैटरल
ले रहा है, मुझे लेना बनता है। कितना परसेंट लेना चाहिए, क्रेडिट एक्सपोजर का कितना परसेंट मेरे पास कोलैटरल होना चाहिए, ये सारी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। Along with determining the method and frequency for reviewing credit policies. समझ में आया? इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू करना पड़ेगा। जब जैसे देखिए एक छोटा सा कोई बिजनेस, एक शॉपकीपर है जो मोहल्ले का शॉपकीपर या थोड़ा और बड़ा शॉपकीपर मान लीजिए, वो क्रेडिट देता है अपने ग्राहक को, उधारी देता है ना। लेकिन कोई ग्राहक बोलेगा हमको 15 दिन का चाहिए, कोई ग्राहक बोलेगा हमको 60 दिन का चाहिए, कोई ग्राहक बोलेगा 90 दिन का चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उस बिजनेस के पास खुद का कोई क्रेडिट ग्रांटिंग या क्रेडिट गिविंग पॉलिसी होगी, ठीक है। और वो उस पॉलिसी को टाइम टू टाइम क्या करेगा, रिव्यू करेगा। और रिव्यू करेगा किसके ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। अभी जो हमने पीछे छोड़ दिया, क्या क्या छोड़ा भाई? सबसे इंपॉर्टेंट तो रेटिंग माइग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग माइग्रेशन के साथ हम लोगों को मैपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैपिंग। मैपिंग विथ मार्केट स्टैंडर्ड्स, अपने पोर्टफोलियो को मैप करना पड़ेगा मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ। जो चेंजेस होगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर एक नई क्रेडिट पॉलिसी को लाना पड़ेगा कि भाई अब तो नया उधारी जो मिलेगा वो इस नीति के तहत मिलेगा, इन शर्तों के मुताबिक मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या है? कंसिस्टेंट विथ प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, consistent with principle of portfolio management, both the credit risk of individual transactions and the credit risk of a portfolio of exposures should be considered. समझ आ गया क्या कह रहा है? सुनिए ध्यान से। आप जब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें आपको केवल पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो को नहीं देखना है, पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ भी रिस्क देखना है। और अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपोजर है, कोई इंडिविजुअल एक्सपोजर मतलब कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड किया वहां पर, कोई जरूरी तो नहीं है कि ना बैंक हमेशा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा पोर्टफोलियो के थ्रू ही काम करे। इंडिविजुअल बेसिस पे तो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना। तो आप जब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा कि इंडिविजुअल एक्सपोजर पे भी ध्यान देना पड़ेगा और पोर्टफोलियो एक्सपोजर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन ये क्लियर है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो पता ही है ना। डाइवर्सिफिकेशन मींस व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लास पे लगाना, ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन करने से भी हम लोग क्या करते हैं? अपने रिस्क को कम कर देते, ठीक है। आज का क्लास टाइम है। डाइवर्सिफिकेशन तुम लोग पढ़ के आना। इसके बाद का टॉपिक देखो क्या है, क्रेडिट रैशनिंग। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन हम पढ़ाने वाले नहीं है, क्रेडिट रैशनिंग हम पढ़ाएंगे। उसके बाद कोलैटरल पढ़ाएंगे। कोलैटरल के बाद, कोलैटरल थोड़ा सा लंबा है, हाँ। नेटिंग एग्रीमेंट, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेटिंग एग्रीमेंट वगैरह, समझ गए? मार्किंग टू मार्केट, ये तो ऑलरेडी बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ हाँ। उसके बाद क्रेडिट लिमिट्स, ये क्या होता है? अभी जो पढ़े थे एक्सपोजर में वही है, ठीक है ना।
क्या हुआ?